बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं फैसल शहजाद, QA/QC इंस्पेक्टर प्रोटेक्टिव कोटिंग, और मैं आपको अपने चैनल कोटिंग विद फैसल में खुश आमदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, कोटिंग के फील्ड की हर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हमेशा की तरह आज एक नए टॉपिक और एक नहायत ही अहम टॉपिक के साथ आपके सामने एक वीडियो है। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर किया जा सके। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक एक नहायत ही अहम टॉपिक है उन लोगों के लिए जो प्रोटेक्टिव कोटिंग की, कंक्रीट की कोटिंग में जॉब कर रहे हैं, या जो कंक्रीट कोटिंग को के स्कोप ऑफ वर्क में अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, या जो किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जॉब के लिए जहाँ पे उनका स्कोप ऑफ वर्क कंक्रीट कोटिंग है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही, उनके नॉलेज के लिए, उनके इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए नहायत ही इंफॉर्मेटिव साबित होगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कि बरीड कंक्रीट कोटिंग के वो अरामको के अंदर कोटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। बरीड कंक्रीट पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है 90% प्रोजेक्ट पे, वो कोल तार इपॉक्सी यूज़ की जाती है और बिटुमन कोटिंग यूज़ की जाती है। ये दो टाइप ऑफ मटेरियल है जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स 90% प्रोजेक्ट पे यही मटेरियल यूज़ किया जाता है, और इंटरव्यूज़ में इन्हीं के रिलेटेड जहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क कंक्रीट कोटिंग है तो वो इन्हीं कोटिंग के बारे में आपसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे। सो मैं कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू का हर वो क्वेश्चन जो मोस्टली किया जाता है कैंडिडेट से, वो आपसे इस वीडियो में शेयर करूं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले कोल तार इपॉक्सी को डिस्कस करते हैं। कोल तार इपॉक्सी जो है वो दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट इपॉक्सी कोटिंग मटेरियल है, और अरामको के अंदर इसका जो अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम है, जिस तरह हम APCS टर्म यूज़ करते हैं, जो लोग ऑलरेडी अरामको के अंदर जॉब कर रहे हैं या जिन्होंने कुछ अरामको के स्टैंडर्ड्स को स्टडी किया है, वो जानते होंगे कि हर कोटिंग सिस्टम का एक डेफिनेटली एक कोड है, और उस टाइप जो कि उस टाइप ऑफ कोटिंग को डिफाइन करता है। इसी तरह जो कोटिंग सिस्टम कोल तार इपॉक्सी को डिफाइन करता है वो हमारे पास है APCS 3। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोल तार इपॉक्सी के लिए अरामको का अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम जो है वो APCS 3 है। अभी हम मूव करते हैं कि APCS 3 जो है इसके अंदर क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ये मल्टी कंपोनेंट कोटिंग है। मल्टी कंपोनेंट का मतलब ये है कि इसका एक पार्ट ए है, बेस है, सेकेंडली इसका पार्ट बी है जो इसका क्योरिंग है, और थर्ड इसमें हम यूज़ करते हैं थिनर यूज़ करते हैं। थिनर जो है वो हम थिनिंग मतलब उसको पतला करने के लिए कोटिंग को, ताकि हमारी एप्लीकेशन ईजी हो सके, उसके अंदर हम थिनर यूज़ करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले दिस इज़ द मल्टी कंपोनेंट कोटिंग। सेकेंड वन, APCS 3 जो है वो बरीड कंक्रीट और बरीड स्टील दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। बरीड का मतलब इधर बताने का ये है कि APCS 3 जो है या कोल तार इपॉक्सी जो है उसको हम, जो हमारी सर्विस है, जो भी चीज़ अगर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर है तो उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। जो भी चीज़ ज़ेरे ज़मीन जाएगी, चाहे वो कंक्रीट है या स्टील है, उसके लिए हम APCS 3 यूज़ करेंगे या कोल तार इपॉक्सी यूज़ करेंगे। अब इसके मूव करते हैं कि अगर हमने स्टील के ऊपर अप्लाई करना है तो उसके लिए सरफेस प्रिपरेशन कौन सी चाहिए। अगर स्टील के ऊपर सपोज स्टील का पाइप है, स्ट्रक्चर है, कोई भी चीज़ है जिसने ज़ेरे ज़मीन जाना है उसका, तो उसके लिए हमारे पास जो स्टील की सरफेस का क्लीननेस लेवल है वो ऐसे 2.5 होना चाहिए, और सरफेस प्रोफाइल उसकी 65 से 100 माइक्रोन इसकी सरफेस प्रोफाइल हमारे पास लिमिटेड है। ये एक ही स्लाइड में आपको मैं कोशिश करूंगा कि इसको बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता हो, ताकि इंटरव्यू में अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आप उसको इजीली आंसर कर सकें। सो गाइस, अभी हमने स्टील की सरफेस प्रिपरेशन और उसका क्लीननेस लेवल स्टडी कर लिया। सेकंड हम मूव करते हैं कि इसके लिए अगर हम स्टील को यूज़ कर रहे हैं तो कंक्रीट सरफेस प्रिपरेशन जो है, अगर स्टील का बता दिया, कंक्रीट का है तो वो एज़ पर साइज H003 है जो कंक्रीट कोटिंग को डिस्कस करता है। उसमें बताया गया है कि अगर हमने APCS 3 यूज़ करना है तो हमारी कंक्रीट की सरफेस प्रिपरेशन क्या क्या चीज़ें हमने उसमें अचीव करनी है। तो वो एक डिटेल डिस्कशन है, वो ऑलरेडी कंक्रीट कोटिंग की जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं कि कंक्रीट की सरफेस प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो गाइस, नेक्स्ट, अगर हम कंक्रीट के ऊपर स्टील अप्लाई कर रहे हैं तो स्टील की जो कोटिंग अप्लाई करेंगे कोल तार इपॉक्सी, तो DFT जो है स्टील के लिए वो 300 माइक्रोन पर कोट होनी चाहिए।
हमने टोटल 2 कोट अप्लाई करने हैं स्टील के ऊपर, और पर कोट हमारी 300 माइक्रोन मैक्सिमम थिकनेस होनी चाहिए, मतलब 2 कोट्स में हम 400 से 600 तक उसके अंदर DFT अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम DFT कंक्रीट है, अगर हमने कंक्रीट के ऊपर अप्लाई करना है, सरफेस प्रिपरेशन हमने पढ़ी, अभी DFT स्टील के लिए पढ़ ली। ड्राई फिल्म थिकनेस जो है हमारी कोटिंग की, वो स्टील के लिए 300 से 600 400 से 600 तक होनी चाहिए 2 कोट में। इसी तरह अगर हमने कंक्रीट के ऊपर अप्लाई करनी है तो 300 माइक्रोन पर कोट होनी चाहिए, और हम एटलीस्ट 3 कोट करेंगे। और उसके अगर टोटल ओवरऑल को उसकी जो थिकनेस है वो मिनिमम 720 आपकी होनी चाहिए, मतलब आपने 3 कोट करने हैं, टोटल 3 कोट्स में आपके पास जो थिकनेस आनी चाहिए वो मिनिमम 720 होनी चाहिए। उसके बाद ये 740 है, 800 है, 90 है, 900 है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम जो ड्राई फिल्म थिकनेस है वो आपकी स्टील के लिए 720 माइक्रोन होनी चाहिए। अभी जैसा कि इसके टाइटल में डिस्कस किया गया था, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था कि ये बरीड सर्विस के लिए सूटेबल, डायरेक्ट सनलाइट के लिए नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने किसी पाइप पे या स्टील स्ट्रक्चर पे या किसी कंक्रीट सरफेस पे कोटिंग की है तो उसको हम डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ दिया। अगर पाइप को सपोज कोटिंग की है तो उसको हमने ओपन एयर में छोड़ दिया, अगर वो उसको सनलाइट में छोड़ेंगे, उसको रखेंगे, तो वो कोटिंग हमारी उसके अंदर क्रैक्स आएंगे, उसके अंदर डैमेज होगी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे ही हमने अपनी सरफेस को बरीड करना है उससे राइट बिफोर हम अपनी कोटिंग एप्लीकेशन करेंगे। So guys, this is a short but brief and very informative information regarding the coal tar epoxy mean APCS3। So अब मूव करते हैं नेक्स्ट हम बिटुमन कोटिंग की तरफ। बिटुमन कोटिंग जो है उसके लिए अरामको का जो अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम है जो APCS है वो APCS 10 है। कोल तार इपॉक्सी के लिए APCS 3 है, बिटुमन कोटिंग के लिए APCS 10 है। नेक्स्ट, ये सिंगल कंपोनेंट कोटिंग है, मीन इसके अंदर इसका क्यूरिंग एजेंट नहीं होता, हम इसका ओनली पार्ट ए ही होता है, उसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अगर थिनर चाहिए होता है थोड़ा बहुत हम उसको थिनर ऐड कर देते हैं, अदरवाइज़ ये थिनर भी बाज़ नहीं चाहिए होता। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसका क्यूरिंग एजेंट नहीं होता, ये सिंगल कंपोनेंट कोटिंग है। सेकंड, इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, हमारा हर वो कंक्रीट जो बरीड जा रहा है या इमर्शन सर्विसेज है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी इमर्शन का क्या, इमर्शन किसको कहते हैं? इमर्शन मतलब किसी भी, अगर जिस तरह कंक्रीट के वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं या स्टोरेज एरिया टैंक होते हैं जिसके अंदर हमारा कोई भी लिक्विड फ्लूइड स्टोर करते हैं, तो उसकी जो इंटीरियर सरफेस होती है, इंटरनल एरिया जो होता है, उसको हम इमर्शन सर्विस कहते हैं। तो मेन इसको हम बरीड और इमर्शन कंक्रीट के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इसको हम स्टील जो है जो इमर्शन सर्विसेज में जा रहा है उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सरफेस प्रिपरेशन, अभी सरफेस प्रिपरेशन जो है अगर स्टील यूज़ कर रहे हैं तो क्लीनलीनेस लेवल SA2 चाहिए हमें। ये एक सेपरेट वीडियो है कि सरफेस क्लीनलीनेस लेवल कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सिर्फ ये है कि आपने अगर आप स्टील के ऊपर आपने बिटुमन कोटिंग करनी है तो उसका क्लीनलीनेस लेवल SA2 होना चाहिए। और दूसरी चीज़, सरफेस प्रोफाइल बिटुमन कोटिंग के लिए क्रिटिकल नहीं होती है, आपने जस्ट थोड़ी बहुत आपकी रफ सरफेस हो तो वो एक्सेप्टेबल होती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कंक्रीट के ऊपर कर रहे हैं तो सेम एज कोल तार इपॉक्सी कंक्रीट की सरफेस प्रिपरेशन जो है वो डिटेल जो है वो एक सेपरेट साइज H003 में मेंशन है, और एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उधर से उसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्योंकि वो एक डिटेल टॉपिक है कंक्रीट की सरफेस प्रिपरेशन का। अभी DFT फॉर बरीड 750 मिनिमम एंड इमर्शन 1150। अगर हम किसी चीज़ पे कोटिंग कर रहे हैं और उसने बरीड होना है, कंक्रीट है, स्टील है, कुछ भी है, उसने बरीड जाना है, तो उसकी 750 माइक्रोन मिनिमम थिकनेस हमें होनी चाहिए। और ये कितने कोट में लेनी है, ये हम उसके मिनिमम 2 कोट होते हैं। उसके अलावा जब हम प्रोडक्ट जो भी यूज़ करेंगे हम मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग या साइज H101V के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमने कितने कोट के अंदर 750 माइक्रोन मिनिमम अचीव करना है। अगर इमर्शन सर्विसेज है, इमर्शन के लिए कम से कम थिकनेस जो है बिटुमन कोटिंग की DFT 1150 माइक्रोन होनी चाहिए। अभी ये एक फ़ोटो है आपके लिए एज अ रेफरेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये साइड पे वॉल्स हैं, दरमियान में एक स्टोरेज टैंक है। तो इस टैंक की ये जो इंटरनल सर्विस है इसको हम इमर्शन सर्विस कंसीडर करते हैं। क्यों? इसके अंदर हमारा फ्लूइड लिक्विड
वाटर कुछ भी जो है वो इसके अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट गाइज, अभी हम मूव करते हैं नॉट सूटेबल फॉर डायरेक्ट सनलाइट एंड हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि APCS10 और APCS3 दोनों जो हैं वो बरीड के लिए हैं, ओके, दोनों कंक्रीट पे भी यूज़ हो सकते हैं, तो फिर वाई वी हैव टू टाइप ऑफ कोटिंग सिस्टम्स, वाई Aramco no have only one type of coating system? So your answer should be bitumen coating is not suitable for the hydrocarbons solvents। मतलब कुछ एरिया सॉइल ऐसी होती है, ज़मीन कोई ऐसी होती है जहाँ पे ज़मीन के अंदर हाइड्रोकार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है, उस एरिया पे अगर आप बिटुमन कोटिंग अप्लाई करेंगे या आपने जो फाउंडेशन रखी है जिसको बिटुमन कोटिंग की हुई है, तो वो आपकी बिटुमन कोटिंग हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करेगी और आपकी जो कोटिंग का पर्पस है वो फिनिश हो जाएगा। इसलिए जो सॉइल हाइड्रोकार्बन से कंटेमिनेटेड होती हैं या जिस सॉइल में हाइड्रोकार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे हम APCS3 यूज़ करते हैं, और जहाँ पे सॉइल के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के कंटेंट नहीं होता वहाँ पे हम APCS10 यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ज़मीन के अंदर हाइड्रोकार्बन कंटेंट हैं या नहीं है? इसके लिए उसको जो हर एरिया होता है उसकी जियो टेक्निकल रिपोर्ट होती है, उसमें एक स्टडी होती है जो थर्ड पार्टी लेबॉर्ट्री होती है, वो ज़मीन का या मिट्टी के सैंपल्स लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके अंदर कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं। तो मतलब हमें जियो टेक्निकल रिपोर्ट के रेफरेंस से मालूम पड़ सकता है कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो जहाँ पे हमने अपनी फाउंडेशंस लगानी हैं, जो भी हमारा बाउंड्रीज़ हैं, उसकी सॉइल हाइड्रोकार्बन के साथ कंटेमिनेटेड है या नहीं है। तो उसी बेस पे हम चूज़ करते हैं कि हमने APCS3 यूज़ करना है या APCS10 यूज़ करना है। सो दिस वाज अ वेरी टेक्निकली एंड इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो नेक्स्ट, नो जनरली रिकमेंडेड फॉर द शॉप एप्लीकेशन। बिटुमन कोटिंग को नॉर्मली रिकमेंड यही किया जाता है कि अगर आपने साइट पे ऊपर आपने करनी है, आपकी फाउंडेशन है या साइट पे ऊपर आपका स्ट्रक्चर है जिसको आपने कोटिंग करके राइट आफ्टर उसको बैकफिल कर देना है, तो फिर वो APCS10 यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई पाइप है या कंक्रीट की फाउंडेशंस हैं या उसके कुछ फुटिंग्स हैं, कोई भी आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, वो आपका प्री कास्ट में या वर्कशॉप में तैयार होना है, कोटिंग एप्लीकेशन के बाद आपने अपनी लोकेशन पे उसको शिफ्ट करना है, तो इस चीज़ के लिए नॉर्मली APCS10 रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, डिफेक्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि APCS10 के अंदर मोस्ट कॉमन डिफेक्ट कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका आंसर ये द बबल्स, ये एक सिंगल कंपोनेंट कोटिंग है जिसकी वजह से जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसके ऊपर बबल्स आते ही आते हैं। अभी बबल्स की दो और रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप अपने बबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आपकी सरफेस के ऊपर, टॉप कोट के ऊपर बबल्स हैं तो वो सरफेस जो है वो कोटिंग की डिफेक्टिव सरफेस कंसीडर की जाती है और आपकी वो फाइनल इंस्पेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होती। सो गाइस, अगर आपने बबल्स को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपकी सरफेस प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं, आपने ग्राइंडिंग अच्छे से करनी है। उसके अंदर जो भी पोर्स हैं, पिन होल्स हैं, क्रैक्स हैं या बग होल्स हैं, जो भी आपकी सरफेस के अंदर डिफेक्ट्स हैं उसको अच्छे तरीके से रिपेयर करें, उसको सरफेस स्मूथ हो आपकी। सेकंड, आपने बिटुमन कोटिंग हम कभी भी धूप के अंदर अप्लाई नहीं करनी। अगर आपकी कंक्रीट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए धूप की वजह से तो आपकी सरफेस पे बबल्स आएंगे। इसलिए सबसे पहले द क्वेश्चन, what are the most common defect in the bitumen coating? Your answer should be the bubbles are the most commonly defect which we face in the bitumen coating, and how we will how we will control, कैसे हम उसको बबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कोशिश करनी है कि अपनी एप्लीकेशन जो है वो या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में रखें या हम आफ्टरनून में 3-4 बजे के बाद रखें। दोपहर में गर्मी में अगर हम एप्लीकेशन करेंगे तो उसके ऊपर बबल लाजमी आएंगे। सपोज़ अगर आपके फिर भी बबल आ रहे हैं, आपकी सरफेस प्रिपरेशन अच्छी है, आप आफ्टरनून में या अर्ली मॉर्निंग में बिटुमन कोटिंग कर रहे हैं, स्टिल आपकी सरफेस के ऊपर बबल्स हैं,
तो उसका क्या करेक्टिव एक्शन होता है कि उन बबल्स जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बबल्स जब टेम्परेचर डाउन होता है, या आप खुद भी उनको पिन के साथ ख़त्म करके आप ब्रश के साथ या रोलर के साथ एक फिनिशिंग कोट अप्लाई कर दें, ये इसका करेक्टिव एक्शन होता है। सो गाइस, नेक्स्ट अभी हम मूव करते हैं APCS 3 में, जो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है। APCS 3 का मोस्ट कॉमन डिफेक्ट जो है वो है क्रोकोडाइल और क्रैकिंग। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था कि ये दोनों कोटिंग सिस्टम बरीड कंक्रीट के लिए हैं, नॉट सूटेबल फॉर द डायरेक्ट सनलाइट। अगर हम इनको बैकफिल नहीं किया मैंने, अगर ये धूप में पड़े रहे हैं तो कोल तार इपॉक्सी के ऊपर भी और APCS 10 के ऊपर भी आपकी सरफेस के ऊपर फिनिश्ड कोटिंग के ऊपर क्रैक आ जाएंगे, जो कि एक डिफेक्टिव सरफेस कंसीडर होती है। इसलिए अगर आपका ये इस तरह सबसे पहले आपने कोशिश करनी है, कोटिंग अप्लाई हो गई है, उसकी कोटिंग क्योर हो गई है, इंस्पेक्शन फिनिश हो गई है, कंस्ट्रक्शन से आप बोल के उसको बैकफिल करवा दें। अगर आपका इस तरह रह गया फिर भी इसका करेक्टिव एक्शन क्या है? रूट कॉज आपको सबसे पहले आपको डिफेक्ट बताया, डिफेक्ट का नेम है क्रैक्स या क्रोकोडाइल डिफेक्ट। रूट कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये धूप के अंदर पड़ा रहा है तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्रैक आ गए। तीसरी चीज़, करेक्टिव एक्शन क्या है? अब डेफिनेटली आपने इसको करेक्ट भी करना है। इसका करेक्टिव एक्शन ये है कि आप इसकी सरफेस के ऊपर फिनिशिंग कोट अप्लाई करके इसको बैकफिल कर दें जितनी जल्दी हो सकता है। सो गाइस, ये कुछ शॉर्ट बट ब्रीफ और टेक्निकल डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ बरीड कंक्रीट कोटिंग के बारे में डिस्कस की है। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर अरामको के अंदर अप्रूव्ड हैं, जिनके एप्लीकेशन प्रोसीजर, उनकी थिक जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपसे डिस्कस करती हैं। फर्दर अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आपने वेरीफाई करना है कि ये प्रोडक्ट, ये बिटुमन कोटिंग की ये मैन्युफैक्चरर, ये प्रोडक्ट अरामको के अंदर अप्रूव है या नहीं अप्रूव है, तो आपने साइज H101B प्रोडक्ट डाटा शीट से, वहाँ से आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, वहाँ से आपको हर प्रोडक्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पर कोट कितने कोट आपने अप्लाई करने हैं, वेदर कंडीशंस क्या होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको साइज H101B से मिल सकती है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, आपके इंटरव्यूज़ के लिए, और स्पेशली वो लड़के, वो दोस्त, वो कोलीग्स जो कंक्रीट कोटिंग के को डील कर रहे हैं, या जिन्होंने किसी प्रोजेक्ट पे ज्वाइन करना है जहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क कंक्रीट कोटिंग का है, तो मैं यकीन करता हूँ कि ये वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। सो अगर आपका कोई जो भी आपकी सजेशन है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अपने फीडबैक के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।